दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल द रैबिट ब्रेन में। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम लोग बीपीएससी में बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा जो 2023 में रिलीज हुई है उसकी तैयारी कर रहे हैं और मैं अमर कुमार आपका साइंस क्लास ले रहा हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि कल या परसों से आपको एसएसटी के क्लासेस भी मिलने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल आज के दिन और इस समय मैं साइंस के क्लास की शुरुआत करता हूँ। तो आज हम लोग सामान्य अध्ययन में विज्ञान विषय को देखेंगे। मैं आज केवल आपके सामने 15 क्वेश्चन ही रखूंगा। प्रॉब्लम ये है कि जिस टॉपिक से आज मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ उस टॉपिक में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मुझे समझानी पड़ेंगी, और ये टॉपिक है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, है ना। एटम्स एंड मॉलिक्यूल यानी अणु और परमाणु। तो इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब केवल क्वेश्चन से नहीं काम चलेगा, है ना। उसका मुझे थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपको देना पड़ेगा, और यही वजह है कि मैंने कोशिश ये की है कि आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी साथ साथ चलता जाए और आप क्वेश्चन भी करते जाएं। तो केवल 15 ही क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे, बाकी हमारा थ्योरी रहेगा, ठीक है। तो आज का ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित परिघटनाओं में से कौन सा समुच्चय ताप बढ़ने पर बढ़ेगा। मतलब ये देख रहे हैं नीचे, ये कुछ परिघटनाएं दी हुई है। आपको बताना है कि यदि मैं टेम्परेचर यानी तापमान को बढ़ाऊं तो इनसे इन चारों में से कौन सा समूह है जो प्रभावित होगा, है ना, बढ़ेगा। प्रभावित होना मतलब बढ़ेगा, ठीक है। पहला है विसरण, वाष्पन या गैसों का संपीड़न। दूसरा है वाष्पन, गैसों का संपीड़न या विलयता। तीसरा है वाष्पन, विसरण या गैसों का प्रसार। और चौथा है वाष्पन, विलयता, विसरण और गैसों का संपीड़न। कौन सा ऐसा सेट है जो करेक्ट है? 5 सेकंड लो और आंसर करो। उम्मीद है तुम लोगों ने सही आंसर चुना होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो देखो, टेम्परेचर यदि बढ़ता है तो एक बात तो तय है कि भाप बनना यानी वाष्पन बहुत ज़्यादा होगा, तय है। गैसों का संपीड़न नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर यदि बढ़ेगा तो कभी भी संपीड़न नहीं होता बल्कि प्रसार होता है, गैसों का प्रसार होता है। और विलेयता, बिल्कुल विलेयता बढ़ता है ना। ये बढ़ता है। यदि देखे होगे कि दुकान में चाशनी बनाते हैं ना, हम लोग चाशनी बनाते समय क्या करते हैं, गर्म करते हैं पानी को। क्यों? जितना पानी गर्म करेंगे पानी के बीच में जो स्पेस है वो बढ़ेगा और उसके अंदर चीनी के दाने जो है वो बहुत ज़्यादा घुल सकते हैं। तो विलेयता भी क्या होती है, बढ़ती है। तो कुल मिला के वाष्पन बढ़ेगा, विलेयता बढ़ेगी। तो वाष्पन गैसों का संपीड़न है इसमें, ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। तो वाष्पन डेफिनेटली बढ़ेगा। विसरण, विसरण का मतलब होता है पार करना, एक झिल्ली को पार करके दूसरी तरफ जाना, ये भी बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ। और गैसों का प्रसार तो खैर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें गैसों का संपीड़न है तो इसलिए ये भी सही आंसर नहीं है। क्लियर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, है ना, इवेपोरेशन, डिफ्यूजन एंड द एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। क्लियर? आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि विकास नाम का एक लड़का था, वो प्राकृतिक गैस संपीड़न यानी जहां पर नेचुरल गैस को कंप्रेस किया जाता है, एक प्लांट का उसने निरीक्षण किया और उसने पाया कि ताप और दाब, है ना, टेम्परेचर और प्रेशर एक स्पेशल टेम्परेचर और प्रेशर ही होता है जिस पर कोई गैस जो है वो लिक्विड बनाया जा सकता है, ठीक है। और वो उसने क्या सोचा कि चलो यार अब देख ही लें तो दोस्तों में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, है ना, ज्ञान दे देते हैं भाई। लेकिन जब वो दोस्तों से बात कर रहा था तो भाई को हो गया कन्फ्यूजन, ठीक है। अब तुमको थोड़ा सा उसका हेल्प करना है, बताना है कि द्रवण के लिए परिस्थिति को पहचानने में उसकी मदद कीजिए। कि यदि मुझे किसी गैस को लिक्विड बनाना है, गैस को क्या है, चेंज करना है किसमें, लिक्विड में, लिक्विफिकेशन करना है गैस का, तो तुमको यही बताना है कि इनमें से कौन सा सेट टेम्परेचर और प्रेशर का यूज होगा। सॉरी, निम्न ताप और निम्न दाब, या उच्च ताप और निम्न दाब, निम्न ताप और उच्च दाब, या फिर उच्च ताप और उच्च दाब। 5 सेकंड में कर सकते हो आंसर। उम्मीद है तुमने आंसर सही सोचा होगा। तो क्या हुआ, हम देखें, निम्न ताप और निम्न दाब, जब प्रेशर कम दोगे तो डेफिनेटली ये काम नहीं करेगा, है ना, वो लिक्विड बनने वाला नहीं है। ओके। उच्च ताप कभी भी रहेगा तो मैंने क्या बोला, गैसें फैलती हैं, के बीच का स्पेस क्या है, बढ़ता है।
और लिक्विड बनाने के लिए क्या चाहिए, उनके बीच के स्पेस को तुमको कम करना पड़ेगा, कम करने के लिए टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। निम्न ताप एकदम ठीक है, उच्च दाब एकदम ठीक है, तो सबसे करेक्ट सेट जो हो जाएगा वो यही हो जाएगा। उच्च ताप फिर काम नहीं करेगा, तो सबसे परफेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी, द लो टेम्परेचर एंड द हाई प्रेशर। यानी एक तो टेम्परेचर को कम करते जाओ ताकि उनके बीच में गैप जो है वो कम रहे, और दूसरा प्रेशर बढ़ाते जाओ ताकि ये गैप और ज़्यादा कम हो जाए। डेफिनेटली वो गैस जो होगा वो क्या चीज़ हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बोलता है तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है। जानते ही हो जितने भी फ्लूइड्स होते हैं वो फ्लो कर सकते हैं और बहुत सारे अदर कैरेक्टर रहते हैं जो दूसरे में नहीं रहता। तुमको ये बताना है कि इस संबंध में कौन सा कथन सही है, क्या चीज निम्न में से क्या चीज सही है। ध्यान रखना किस चीज के बारे में बोल रहा है, प्रवाह, प्रवाह के अद्वितीय गुण होता है, बस उसी पर ध्यान देना। ठीक है, तो अब बात करते हैं। पहला ये बोलता है कि केवल गैस तरल के समान व्यवहार करती है, और या गैस और ठोस दोनों तरल के समान व्यवहार करते हैं, या गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं, या केवल द्रव ही तरल के समान व्यवहार करते हैं। आंसर कर सकते हो। देखने ही समझ में आ जाता है, लेकिन फिर भी चलो देखते हैं हम लोग। केवल गैस तरल के समान व्यवहार करती है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ठोस कभी भी तरल नहीं बन सकते हैं। गैस और द्रव दोनों ही जो है वो तरल के समान व्यवहार करते हैं। याद करो गैस भी जो है एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होते हैं और तरल भी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होते हैं। इसीलिए मैंने कहा था एक ही चीज को देखना, प्रवाह, है ना, बहने को। क्लियर है कि गैसेस एंड लिक्विड बिहेव लाइक फ्लूइड, ये दोनों ही फ्लूइड की तरह बिहेव कर सकता है। आ जाएंगे हम लोग ग्रीष्म काल में द्रव को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है ना। कुछ तो ऐसा होता है कि हम मटका में, यदि मटका में पानी रखते हैं गर्मी के समय में, तो वो पानी जो होगा वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाता है। किस परिघटना की वजह से, क्या उसमें होता है, क्या वो विसर्जन यानी कि डिफ्यूजन होता है, वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन होता है जो पेड़ पौधों में होता है खाना बनाने के समय, या फिर परासरण होता है, ऑस्मोसिस, थिन मेम्ब्रेन को पार करके दूसरी जगह जाना। जैसे चने को पानी में भिगोते हो ना, तो क्या होता है, पानी बाहर से चने के अंदर आता है, ये इसी प्रोसेस से होता है। और या फिर वाष्पन यानी सिंपल इवेपोरेशन, भाप बन रहा है और उसकी वजह से पानी ठंडा हो रहा है ना। हालांकि तुमको पता ही होगा, लेकिन फिर भी 5 सेकंड लेकर के आंसर कर दो। क्या कुछ पता चला। विसर्जन, विसर्जन बिल्कुल नहीं होता है ना। डिफ्यूजन, जो पेड़ पौधों में गैसेस एक जगह से क्रॉस करके दूसरी जगह जाती है, इससे कोई काम नहीं होने वाला। ठीक है। वाष्पोत्सर्जन यानी वाष्प बन के बाहर निकल, तो वैसे तो देखने से समझ में आता नहीं है उतना, तो वैसे तो तुमको मालूम होगा, लेकिन फिर भी चलो हम लोग बात करते हैं। देखो क्या है, हमने क्या किया है, गर्मी के समय में मटका रखा हुआ है, हमने गर्मी के समय में मटका रखा हुआ है, और इसको मैंने क्या किया है, ढक दिया। इस मटके को क्या किया, ढक दिया। होता क्या है जानते ही हो, मटका मिट्टी से बना होता है और इनमें छोटे छोटे बहुत सारे पोर्स होते हैं, तो अंदर जो भरा हुआ पानी है मटके के अंदर, वो बूंद बूंद करके क्या होता है, मटके के सरफेस पर आ जाता है ना। सरफेस पर, जैसे देखिए वो ना, आइस डालने पर क्या होता है, गिलास के सरफेस पे पानी जमा होता है, बस वैसे ही बूंद बूंद करके यहाँ पर पानी अंदर से पानी क्या होता है, बाहर की तरफ आता है। क्लियर है। अब क्या होगा कि बाहर गर्मी है, बाहर गर्मी है, गर्मी होगा तो ये वाटर मॉलिक्यूल, तुम जानते ही हो, गर्मी को एब्जॉर्ब करेंगे। वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, गर्मी को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है। और ये भाप बनना शुरू होगा, लेकिन केवल आसपास के हीट में उतना इनफ हीट नहीं होता है कि ये भाप बन सके। तो ये क्या करेगा, कुछ हीट अंदर में जो पानी है, अंदर में जो पानी भरा हुआ देख रहे हो ना, इसमें जो हीट होगा उस हीट को भी ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। उस हीट को भी ये एब्जॉर्ब करेंगे, और कुछ बाहर से भी हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, और ये बन जाएंगे क्या, वेपर। ये बन जाएंगे क्या चीज, वेपर। ठीक है। तो ये वेपर बन के उड़ गए। सिंस अंदर के पानी से इन लोगों ने हीट लिया था, तो अंदर के पानी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही वजह है कि मटके के अंदर का जो पानी हो जाएगा वो क्या चीज हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। क्लियर है। तो इसका सही आंसर क्या चीज हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन, है ना, वाष्प बन के उत्सर्जन करना। क्लियर है। परासरण होने वाला नहीं है भाई, लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह जाने से कछु नहीं होगा, है ना। वाष्पन हो सकता है, वाष्पन हो सकता है, लेकिन दिस इज नॉट द सिंपली वाष्पन। वाष्पन का मतलब हो गया मटके का ढक्कन हटा दो और भाप बनने दो,
ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा ठंडे होने की उम्मीद थोड़ी सी कम ही है। सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव वे होता है वो क्या हो जाता है, वाष्प का उत्सर्जन, है ना, वाष्प बन के उत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन। क्लियर है। हमारा अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन कि पदार्थों को उनके कणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी देखो, हर एक पदार्थ क्या होता है, कणों से मिलकर के बना होता है, ये तो जानते हो, और ये कण आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते हैं। तो तुमको बताना है इंक्रीजिंग, ये वर्ड का याद रखना, बढ़ते क्रम में, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये चीज यदि याद रखोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक घटते क्रम में भी हो सकता है, एक बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम का मतलब है कि सबसे कम फोर्स किस में लग रहा है, उससे ज्यादा किस में लग रहा है, उससे भी ज्यादा किस में लग रहा है, उससे भी ज्यादा किस में लग रहा है। तो इस हिसाब से तुमको इसको व्यवस्थित करना है। तो पहला ऑप्शन है कि जल, वायु, पवन। दूसरा ऑप्शन है वायु, शर्करा, तेल। तीसरा है ऑक्सीजन, जल और शर्करा। और चौथा है नमक, रस और वायु। वैसे तुम जानते हो, फिर भी थोड़ा मजे ले लो, आंसर दो। चलो, तो उम्मीद है तुमने सही सोचा होगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जल और वायु और पवन। देखो, बड़ा सिंपल है, जिनमें जो है ना मॉलिक्यूल्स सबसे नजदीक नजदीक रहेंगे उनमें फोर्स जो है वो ज्यादा रहेगा। फिर जिनमें थोड़ा सा ज्यादा दूरी रहेगा उनमें फोर्स कुछ कम हो जाएगा। और जिनमें मॉलिक्यूल्स में दूरी बहुत ज्यादा रहता है उनमें फोर्स भी क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, इस हिसाब से देखा जाए, ये क्या होगा, ठोस होगा। ये क्या होगा, ठोस। बीच वाला क्या होगा, द्रव। और ऊपर वाला क्या होगा, गैस। तो सबसे ज्यादा फोर्स लग रहा है ठोस में, उससे कम द्रव में, और सबसे कम किस में, गैस में। तो चलो, तो सबसे कम किस में लगा, गैस में, ये तो ठीक है। लेकिन इसमें सेकंड नंबर होना चाहिए था, ये थर्ड नंबर है, तो ये तो चलो बेकार है। ऑक्सीजन गैस है, एकदम सबसे कम फोर्स है, उससे ज्यादा लिक्विड है, और सबसे ज्यादा सॉलिड है। तो सबसे सही आंसर क्या चीज हो जाएगा, ये। इसमें सॉलिड पहले है, लिक्विड बाद में है। और ये यदि मुझे बोला होता ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में, तब ये आंसर एकदम करेक्ट है। डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए ये आंसर एकदम करेक्ट है, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए सबसे करेक्ट आंसर क्या चीज है, ये। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस और 66 डिग्री सेल्सियस है, इसको किस में बदलना है तुमको, केल्विन में। किसको बदलना है, केल्विन में। ठीक है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में। तो देखो, जब भी कभी डिग्री सेल्सियस को तुम लोग बदलोगे केल्विन में, तो इतना सा काम करना कि जितना भी डिग्री सेल्सियस का ऑप्शन दिया हुआ है उसमें 273.15 केल्विन को ऐड कर देना। अब नीचे वाले ऑप्शन में कहीं भी 15 है नहीं, तो इसको हटा ही दो। मेनली तुमको क्या ऐड करना है, 273। ठीक है, और वो जो भी होगा वो किस में बदल जाएगा, केल्विन में बदल जाएगा। फॉर द एग्जांपल के लिए 25, अच्छा छोड़ो, अब सही तो समझ गए ही हो, तो आंसर मैं बता देता हूँ। 25 डिग्री सेल्सियस है, इसमें तुम लोग ऐड कर दोगे 273, तो ये क्या चीज हो जाएगा, 538, 729, और ये 2 केल्विन, 298 केल्विन। दूसरा ऑप्शन है 38 डिग्री सेल्सियस में यदि 273 ऐड कर दोगे तो 8 3 11, 1, और 8 और 3 11, 1, और ये हो जाएगा 311 केल्विन। और यदि तुम लोग 66 डिग्री सेल्सियस में 273 यदि ऐड कर देते हो तो ये हो जाएगा 6 3 9, और 7 6 15, 7 6 13 के 3 हासिल की 1, और 2 1 3, है ना, 339। तो देख लो, 298 311 339, 298 311 339। तो पहला ही ऑप्शन जो होगा इसका वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। याद रहेगा फॉर्मूला कि जितना भी डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है उसमें बस तुमको क्या ऐड कर देना है, 273 ऐड कर देना है। क्लियर है, वो डिग्री केल्विन में बदल जाएगा। नेक्स्ट अपना 7वां क्वेश्चन। देखो, कुछ नीचे ना कुछ ऑप्शन दिए गए, ये रहे ऑप्शंस, है ना। तुमको क्या करना है कि इन स्टेटमेंट को पढ़ना है, और सही स्टेटमेंट कौन सा है ये तुमको बताना है। करेक्ट स्टेटमेंट, चाहे किसी भी चीज के लिए हो, लेकिन वो करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो पहला है कि ठोस का द्रव अवस्था से गुजरे बिना, ठोस द्रव में नहीं द्रव नहीं बनेगा, सीधा गैस बनेगा, वाष्प के रूप में रूपांतरण हो जाएगा, तो इसको वाष्पन कहते हैं। दूसरा है कि वाष्प यदि द्रव अवस्था से गुजरे बिना सीधे ठोस में आ जाए तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं, है ना। और तीसरा है वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण हो जाए तो उसको हिमीकरण कहते हैं, बर्फ जमना। या फिर ठोस का द्रव में रूपांतरण ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या ऑप्शन करेक्ट है, आंसर दे सकते हो, 5 सेकंड ले लो।
पता चल गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, पहला ऑप्शन अपना है कि ठोस द्रव अवस्था से गुजरे बिना वाष्प में आ जाए। तो तुमको पता होगा कि या तो ठोस से सीधे वाष्प बन जाए, द्रव बने ही नहीं, क्या बन जाए, वाष्प बन जाए, और या फिर वाष्प से सीधे ठोस बन जाए। तो दोनों ही कंडीशन में इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्लियर है। तो ये बात तो गलत हो गई कि इसको हम लोग वाष्प नहीं कह सकते। वाष्प क्या होता है, यदि लिक्विड यानी द्रव जो है, द्रव बदल जाए किस में, गैस में, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वाष्पन। इसको क्या बोला जाएगा, वाष्पन। तो ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन आते हैं कि वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस में आ जाना। वाष्प का द्रव अवस्था में आए बिना ठोस में आ जाना क्या होता है, ऊर्ध्वपातन। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। वाष्प का द्रव अवस्था में गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण हिमीकरण, बिल्कुल नहीं। हिमीकरण होता है यदि कोई द्रव या पानी है ना, क्या बन जाए, ठोस बन जाए, है ना, बर्फ बन जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं हिमीकरण। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, हिमीकरण। क्लियर है। उसके बाद आ जाओगे कि ठोस का द्रव अवस्था में रूपांतरण, अरे भाई ठोस यदि द्रव अवस्था में बदल जाए, ठोस बदल जाए किसमें, द्रव अवस्था में, तो इसको हम लोग बोलते हैं द्रवण, लिक्विफिकेशन। क्लियर है। तो ये भी नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या चीज हो जाएगा, बी। क्लियर है। कन्वर्शन ऑफ द सॉलिड इनटू वेपर डायरेक्टली और द वेपर इनटू सॉलिड डायरेक्टली विदाउट कमिंग इनटू द लिक्विड स्टेट कॉल्ड एज द ऊर्ध्वपातन और द सब्लिमेशन। क्लियर। मुझे लगता है इंग्लिश में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है ना। कन्वर्शन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर्स विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ये तो करेक्ट है ना, सॉलिड का वेपर में बदलना करेक्ट है। उसके बाद है कन्वर्शन ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। ये गलत है। और उसके बाद है कन्वर्शन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग, बिल्कुल नहीं। और कन्वर्शन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड कॉल्ड सब्लिमेशन, ये बिल्कुल नहीं है। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। थोड़ा सा मुझे लगता है मिस्टेक हो गया है ऊपर नीचे करने में। क्लियर। आगे आ जाओगे कि निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी। एक तो गैस है, पहले से ही इनके बीच में दूरी बहुत होती है। तुमको बताना है कि नीचे कौन से कंडीशन है, सेट ऑफ कंडीशन है, जिनमें इनके बीच की दूरी बढ़ के बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगी। घर के एक कोने में हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल रहेगा तो दूसरे में दूसरा मॉलिक्यूल रहेगा, ये कंडीशन हो जाएंगे। ठीक है। पहला ऑप्शन है कि यदि बंद पात्र में भरी कोई बंद कंटेनर है ना, डब्बे में भर दो हाइड्रोजन को और उस पर दाब बढ़ाओगे, उससे होगा। या कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसाव हो जाए, है ना, जिस कंटेनर में है उसमें से कुछ हाइड्रोजन बाहर निकल जाए तो उससे उनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी। या हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाकर, वॉल्यूम ही बढ़ा दो, डब्बा ही बड़ा कर दो, ठीक है, उससे भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और या फिर पात्र का आयतन बढ़ाए बिना पात्र में और ज्यादा हाइड्रोजन गैस भर दो, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है। या उनके बीच का स्पेस बढ़ जाएगा। ठीक है। क्या करेक्ट है, कौन सा सेट करेक्ट है, 5 सेकंड ले लो, आंसर कर सकते हो। थोड़ा लंबा था इसलिए ज्यादा समय दे दिया। चलो देख लो। पहली बात कर रहे हैं हम लोग बंद पात्र में भरी हाइड्रोजन गैस पर दाब डालकर। देखो पहले गौर करो जरा, एक डब्बा है जो कि सील्ड पैक है, पहले से 3 है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब देखो इनके बीच में इतनी दूरी है, यदि तुम और हाइड्रोजन डाल दोगे तो उनको भी तो जगह चाहिए होगा ना, तब क्या होगा, वो एडजस्ट करेंगे और उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पहला वाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरा है कुछ हाइड्रोजन गैस के पात्र से रिसाव हो जाए। ठीक है। मान के चलो कि ये हाइड्रोजन गैस है ना, ये कंटेनर है, तो मान के चलो कि ये इसमें हमारा हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है और हाइड्रोजन गैस के 6 मॉलिक्यूल है। मान के चलो कहीं से लीकेज हो गया, और लीकेज में मान के चलो अब 2 मॉलिक्यूल बाहर चला गया और अब बचा हुआ है 4 ही मॉलिक्यूल। जाहिर सी बात है कि जब 4 ही मॉलिक्यूल बनेंगे तो रहने के लिए ज्यादा जगह मिलेगा, तो उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या चीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एक बात होता है कि दूसरे में डिस्टेंस बढ़ेगा, तो दूसरा जिसमें है वो करेक्ट ऑप्शन है। देख लो कौन कौन सा, पहला अ, इसमें दूसरा है, और ये भी है। अरे यार तब एक ही हटा क्या, छोड़ो। आगे है हाइड्रोजन गैस का पात्र का आयतन बढ़ाकर। मान के चलो अभी 6 मॉलिक्यूल इस हाइड्रोजन गैस में
है ना। ये हाइड्रोजन गैस के 6 मॉलिक्यूल इसमें है। यदि मैं इस डब्बे को ही बड़ा कर दूं तो 6 को रहने के लिए क्या हो जाएगा, जगह बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, जगह बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। तो उनके बीच का डिस्टेंस ऑटोमेटिक क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसका मतलब तीसरा भी करेक्ट है। तो अब देख लो दूसरा और तीसरा किस में है, तो दूसरा और तीसरा इसमें है, ये ऑप्शन करेक्ट है। चौथा क्या, पात्र का आयतन बढ़ाए बिना, इसका आयतन मत बढ़ाओ और हाइड्रोजन गैस मिला दो, तो जाहिर सी बात है फिर वही पहले वाला कंडीशन आ गया कि इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ओनली 2 and 3 आर करेक्ट। क्लियर है कि सम हाइड्रोजन गैस लीकिंग आउट हो जाए और या फिर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ऑफ हाइड्रोजन गैस, है ना, तो बिना एक्स्ट्रा ऐड किए एकदम काम कर जाएगा। आ जाओ 9th क्वेश्चन में। 9th क्वेश्चन है कि कौन सी परिस्थिति वाष्पन में वृद्धि करेगी, यानी बहुत ज्यादा इवेपोरेशन होगा, किस कंडीशन में इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। क्या जल के तापमान में वृद्धि कर दिया जाए यानी इंक्रीज द वाटर टेम्परेचर, और या फिर जल के तापमान में कमी कर दिया जाए यानी डिक्रीज द वाटर टेम्परेचर, और या फिर जल का कम खुला पृष्ठ ये क्षेत्रफल हो यानी ओपनिंग जहां से कि वेपर निकलेगा, यदि मैं कम कर दूं तो वेपर मतलब ज़्यादा बनेगा, ठीक है, ये हो जाए। और या फिर जल में नमक मिला दें तब हो जाए। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 5 सेकंड है। चलो मुझे लगता है इसमें सोचने की जरूरत नहीं थी। यदि तापमान में हम लोग वृद्धि करें, तापमान को बढ़ा दे, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, वेपोरेशन बढ़ेगा। जितना ज़्यादा तुम पानी को गर्म करते हो वेपोरेशन उतना ज़्यादा होता है। तापमान में कभी कमी करोगे वेपोरेशन कम होगा। जल का कम खुला पृष्ठीय क्षेत्रफल, अरे भाई साहब यदि कम ओपनिंग रहेगा तो वेपर क्या होगा, कम बाहर जा पाएगा, कम बाहर जा पाएगा, तो वेपोरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऑटोमेटिक रेट कम हो जाएगा। तो ये तो गलत है ही। उसके बाद आ जाओ जल में नमक मिला दोगे, ये 12th क्लास में पढ़ने वाली चीज़ है कि यदि मैं क्या करूं, मान के चलो देखो ये एक कंटेनर है और इसमें भरा हुआ है पानी। पानी यहाँ सरफेस पर जितना भी चीज़ तुम देख रहे हो वो केवल लिक्विड है, पानी है, और वो आराम से कहीं से भी वेपर बना सकता है। मान के चलो इसमें तुमने अब क्या किया, नमक मिला दिया, मान के चलो नमक मिला दिया, तो सरफेस पर पानी की जगह बहुत सारे जगह पर क्या आ जाएगा, नमक आ जाएगा। बहुत सारा एरिया कौन कैप्चर कर लेगा, नमक कैप्चर कर लेगा। ऐसे में पानी का एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पानी जहाँ से वेपर बनता है वो एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कम एरिया होगा तो वेपर भी क्या होगा, कम बनेगा। तो डेफिनेटली डी वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या चीज़ है, फर्स्ट द इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द वाटर। ठीक है, आ जाओगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 3 सब्सटेंस है, एक तो डाई इथाइल ईथर है। तुमको इस क्वेश्चन में ना इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। डाई इथाइल ईथर है और एक एसीटोन है और एक एन ब्यूटाइल अल्कोहल है। एन ब्यूटाइल अल्कोहल का मतलब ब्यूटाइल अल्कोहल क्या चीज़ होगा, CH3CH2, ब्यूट बना लो ना भाई, ब्यूट 4 कार्बन का चेन होता है, तो ये लो ब्यूट। और यदि इसमें जोड़ दोगे यानी कि यदि ये चेन सीधा सीधा है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एन ब्यूटाइल अल्कोहल। क्लियर है, एन ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इनका दिया हुआ तुमको क्वथनांक, क्वथनांक हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट को। 35 डिग्री पर उबलता है, 56 पर उबलता है और 118 डिग्री पर उबलता है। ठीक है, तुमको इसी को केल्विन में बदल देना है, तुमको इसी को क्या करना है, केल्विन में बदल देना है। ठीक है, तो मैंने तुमको पहले ही बताया था जो भी डिग्री सेल्सियस दिया रहे उसमें तुमको क्या कर देना, 273 को ऐड कर देना है। जो भी आंसर आ जाए वो तुम्हारा केल्विन टेम्परेचर हो जाएगा। बस अपने से इसको कर लोगे, उम्मीद कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन अपना है कि निम्न में से कौन सा 360 ग्राम जल को सही निरूपण करता है। 360 ग्राम जल को सही निरूपित करता है। क्या ये जल 2 मोल के बराबर है और यह 20 मोल के बराबर है और या फिर इतने के बराबर है या इतने के बराबर है। तो इस चीज़ को ही समझाना बड़ा मुश्किल है, इसके लिए कई क्लासेस लग जाते हैं पढ़ाने में, लेकिन मैं तुमको शॉर्ट में लेकर के चलता हूँ, एक फार्मूला बताता हूँ जिससे तुम ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाओगे। देखो मोल का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला वैसे है, तुम शायद समझ पाओ। मोल, मोल, ठीक है। मोल के लिए 3 फॉर्मूले यूज होते हैं। यदि वो कोई सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा उनके लिए अलग अलग रहता है। तो चलो हम लोग बात करते हैं कि यदि किसी चीज का मास दिया हो, यदि तुमको किसी पदार्थ का वजन दिया हुआ हो, तो जो भी वजन दिया रहेगा उसमें उस पदार्थ के क्या बोलोगे, मॉलिक्यूलर मास यानी कि आणविक
वजन का भाग दे देना। अब इस आणविक की जगह कभी कभी परमाणविक भी हो सकता है, परमाणु भार हो सकता है, परमाणु भार हो सकता है ना, आणविक भार हो सकता है, और या आयनिक भार हो सकता है, आयनिक भार। ठीक है, मान के चलो कि वहां पर क्या है, मॉलिक्यूल है, अणु है, तो आणविक वजन से भाग दे देना। यदि परमाणु का भार दिया हुआ है तो परमाणु भार से वजन दे देना। यदि दिया हुआ है आयन का वजन तो एक आयन के वजन से भाग दे देना, तुम्हारा मोल निकल जाएगा। क्लियर है? और या फिर यदि दिया हुआ हो कि कितना नंबर है ना, कितनी संख्या, पदार्थ की संख्या दी हुई हो तुमको कि भाई हमारे पास इतनी संख्या में, तब तुमको यदि मोल निकालना हो तो तुम क्या कर लेना, तो तुम भाग दे देना 6.022 इंटू 10⁻23 का। इसी को हम लोग बोलते हैं एवोगाद्रो नंबर, एवोगाद्रो नंबर। क्लियर है? इससे भाग दे दोगे तो भी आ जाएगा। यदि गैस है और उस गैस को तुमको वॉल्यूम दे दिया जाए, तुमको क्या बोला जाएगा, आयतन, है ना। यदि तुमको किसी गैस का आयतन दे दिया जाए तो उसमें क्या करोगे, 22.4 लीटर का भाग दे देना, तुम्हारा मोल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मोल। रिवर्स भी कर सकते हो तुम, यदि ये दोनों दिया हुआ हो तो ये भी फाइंड कर सकते हो, ये दिया हुआ हो और ये दिया हुआ हो तो ये फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही मोल दिया हुआ और नंबर दिया हुआ, मोल दिया हुआ हो और ये तुमको मालूम ही है तो तुम कितना संख्या होगा ये भी पता कर सकते हो। यदि मोल दिया हुआ हो तो तुम आयतन भी ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, सिमिलर वे में यदि क्या है, वजन दिया हुआ है और तुमको संख्या पता है तो आणविक वजन भी फाइंड कर सकते हो। तो एक दूसरे में ना ये सारी चीजें तुम फाइंड कर सकते हो। इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद रखो, इस फॉर्मूले को याद रखो और देखो कि तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसको क्या है, स्क्रीनशॉट ले लो। फॉर्मूला तुमको पता ही चल गया। तो अब देखो क्या है, हमको दिया हुआ है 360 ग्राम जल, हमको वजन दिया हुआ है, वजन दिया हुआ है क्या है, 360 ग्राम। और किसका वजन है, ये जल का वजन है, जल का। और जल का जो मॉलिक्यूलर यानी आणविक मास होता है वो कितना होता है, 2 हाइड्रोजन का, 1 हाइड्रोजन का होता है एक, तो 2 हाइड्रोजन का 2 से गुना कर दो, प्लस यहाँ एक ही ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का भार होता है 16, तो कुल मिला के यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 16, तो एक पानी के, जल के एक मॉलिक्यूल का वजन कितना हो जाएगा, 18। तो इसको हम लोग भाग दे देंगे किस चीज़ से, 18 से, तो हमको मोल निकल जाएगा। ये हो जाएगा 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 0। क्लियर? तो ये हो जाएगा 20 मोल। क्या हो जाएगा, 20 मोल। दूसरी तरफ नंबर भी दिया हुआ है, हो सकता है कि नंबर वाला भी करेक्ट हो सकता है कि नंबर वाला करेक्ट हो। तो हम कैसे पता करें, तो हमको मोल दिया हुआ है। देखो मैंने अभी फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में मैंने क्या बताया था, यदि मोल दिया हुआ हो तो तुम नंबर भी पता कर सकते हो। कैसे पता करोगे, बस यदि तुमको संख्या पता करनी हो, परमाणुओं की या अणु की संख्या पता करनी हो, तो जितना तुमको मोल दिया रहेगा इस मोल को मल्टीप्लाई कर देना 6.022 इंटू 10⁻23 से। क्लियर है? यही ना। तो हम जरा देखते हैं अपने क्वेश्चन को। अब देखो हमारा मोल जो निकला है वो निकला है 20। तो यदि मैं 20 को 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, क्या आएगा, देखो ये आ जाएगा, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो सबको, तो ये हो जाएगा कि 12 और ये एक जो जीरो बचा हुआ है वो इसमें ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 10⁻24। इसका फॉर्मूला होता है, मैथमेटिक्स में है ये, हम लोग देख लेंगे। अच्छा, इसी चीज को अब साइंटिफिक नंबर में बदलो। इसको किस में बदलना है तुमको, साइंटिफिक नंबर में। यानी साइंटिफिक नंबर तुम लोग 7 क्लास में पढ़े हो कि इस नंबर को, इस डेसिमल को क्या करना है, 1 और 2 के बीच में लाना है, 1 और 2 के बीच में लाना है। डेसिमल को इस साइड बनाना है, किस में, लेफ्ट में। तो देखो अब सारा डिटेल अभी संभव नहीं है बताना, लेकिन एक काम करना कि जब कभी भी डेसिमल को लेफ्ट में बढ़ाते हैं तो यहाँ जो नंबर होता है 10 टू दी पावर का, वो क्या हो जाता है, बढ़ा देना। जितना डेसिमल यानी बैक लाओगे उतना ही इसको क्या कर देना, बढ़ा देना। फॉर द एग्जांपल के लिए डेसिमल को मैं एक प्लेस इधर कर रहा हूं, यानी ये हो जाएगा 1.2044, तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 25, 10 टू दी पावर 25। क्लियर है? तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? तो अब जरा हम लोग देख लें कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि 2 मोल जल, अरे भाई नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा, 20 मोल होगा। तो पहला तो है 2 करेक्ट है, तो किस किस में 2 है वो देख लो,
भाई, यानी बस इसमें नहीं है, यानी ये अपना ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद है 6 पॉइंट, तो 6 वाला ऑप्शन सवाल ही नहीं पैदा होता, इसलिए छोड़ दो। ये है कि 1.022 इंटू 10⁻24, ये यहाँ 5 है, 25 है, 23 नहीं है, यहाँ पर क्या चीज़ है, 25 है। ठीक है, तो यानी चौथा भी करेक्ट है, चौथा करेक्ट है, यानी ये जो चौथा आंसर है, ये चौथा क्या है, यही है जो हम लोगों ने निकाला है। तो क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा, 2 और 4 आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो देख लो 2 और 4 किस में है, तो ये है डी ऑप्शन, है ना, डी ऑप्शन में ये करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। जो नहीं समझ में आया है, बहुत आसान है, हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया था कि मोल को यदि हम लोग एवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो इसमें इस वाटर में कितना वाटर का मॉलिक्यूल है, 360 ग्राम में कितना वाटर का मॉलिक्यूल आएगा, कितना वाटर के अणु आएंगे, ये हम लोग निकाल सकते हैं। बस इसको तुम्हें साइंटिफिक नंबर में कन्वर्ट करना था। साइंटिफिक नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बताया कि आसान तरीका मैं बता रहा हूँ याद रखने के लिए, आसान तरीका। यदि ये डेसिमल लेफ्ट जाता है तो यहाँ 10 टू दी पावर जो भी आएगा उसको ऊपर कर देना, बढ़ा देना, और यदि डेसिमल इधर की ओर लेके जाओगे तो इसको घटा देना, है ना। हमने यहाँ पर क्या किया, एक डेसिमल इधर की ओर लेके गए तो 24 की बजाय ये क्या चीज़ हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्लियर है, तो 2 and 4 आर द करेक्ट आंसर। आ जाओ 12 में। 12 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि एक परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। परमाणु, तुमको परमाणु के बारे में कोशिश करनी है कि बहुत डिटेल से जानकारी रखो, क्योंकि तुम्हारा जो लेवल है जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इनमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो परमाणु के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसने पहला ऑप्शन दिया है कि परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह सकता, यानी एक परमाणु नेचर में खुला नहीं रह सकता, उसको किसी न किसी के साथ की जरूरत रहेगी, है ना। एटम्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। दूसरा है कि परमाणु मूल इकाइयां हैं जिनसे अणुओं और आयनों का निर्माण होता है, यानी मॉलिक्यूल्स और आयंस जो बनेंगे वो किससे बनेंगे, परमाणु से बनेंगे। क्या ये करेक्ट है। तीसरा है कि परमाणु सदैव उदासीन प्रकृति को, यानी वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, है ना। चौथा है कि परमाणु बड़ी संख्या में परस्पर जुड़कर पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और स्पर्श कर सकते हैं, यानी एक से ज्यादा परमाणु यदि मिल जाते हैं, है ना, तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसको हम देख भी सकेंगे, अनुभव भी कर सकते हैं और स्पर्श भी कर सकते हैं। तो इनमें से क्या सही है परमाणु के बारे में, बताओ, 5 सेकंड ले लो। तुमने सही सोचा होगा। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो देखो पहला है कि परमाणु इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह सकते हैं, एकदम करेक्ट है। परमाणु कभी भी अकेले नहीं रह सकते हैं, ठीक है, उनको किसी न किसी से मिल करके रहना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है, ठीक है। क्या क्या, जो इनर्ट गैसेस होता है ना, इनर्ट गैसेस, निष्क्रिय गैसेस, निष्क्रिय गैस, इनके जो परमाणु है वो स्वतंत्र रहते हैं। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, इन सब के परमाणु नेचर में रह सकते हैं, लेकिन ये बस अपवाद है। इन जनरल केसेस वो नेचर में फ्री नहीं रह सकते हैं, है ना। परमाणु मूल इकाइयां हैं जिनसे अणुओं का निर्माण होता है, बिल्कुल। एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन जब तीसरे ऑक्सीजन से मिलेगा परमाणु से, तब जाकर के एक अणु बनेगा। क्या बनेगा, ये तीनों मिल करके क्या बनाएंगे, एक अणु बनाएंगे। बाकी ये तीनों आपस में क्या परमाणु है, ऑक्सीजन का परमाणु है, हाइड्रोजन का परमाणु है, हाइड्रोजन का परमाणु है। तो एक बात होता है कि परमाणुओं से ही अणु बनेंगे। यदि मैं आयन की बात करूं, सोडियम है, यदि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से निकाल दे तो ये बन जाएगा क्या, सोडियम का आयन। यदि क्लोरीन है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ले ले, क्लोरीन क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ले ले, तो ये क्लोरीन का आयन बन जाएगा। तो कोई भी आयन किससे बन रहा है, परमाणुओं से बन रहा है, तो इसका मतलब दूसरा भी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सदैव उदासीन प्रकृति के होते, बस यही एक प्रॉब्लम है, गलत है ये। क्योंकि देख लिया तुमने, ये परमाणु उदासीन नहीं है, ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, ये आपस में रिएक्शन करेंगे, NaCl बनाएंगे, नमक बनाएंगे। क्लियर। और परमाणु बड़ी संख्या में जब जुड़ जाते हैं तो ऐसा पदार्थ बनाते हैं, देखो लोहे का एक परमाणु कभी तुम नहीं देख पाओगे उसको, लेकिन लोहे के बहुत सारे परमाणु आपस में जुड़ जाए
आपस में जुड़ जाए तो तुम लोहे का एक रॉड बनता हुआ देख सकते हो। इसको तुम छू भी सकते हो, इसको अनुभव भी कर सकते हो, है ना, स्पर्श भी कर सकते हो। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है, ये भी करेक्ट है। तो करेक्ट कौन सा नहीं है? 100। क्लियर? अगला क्वेश्चन है अपना कि नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है। एक वर्ड देखो, एक होता है नाइट्रोजन का परमाणु, नाइट्रोजन का परमाणु, 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 इसका जो सिंबल होता है वो होता है N। लेकिन जब पूछे नाइट्रोजन के अणु और या फिर गैस, नाइट्रोजन गैस या नाइट्रोजन अणु का फॉर्मूला, तो ध्यान रखना हमेशा दो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, यानी 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और ये N2 के फॉर्म में रहते हैं। तो नाइट्रोजन गैस या फिर नाइट्रोजन अणु का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? N2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? N2। इसी तरीके से ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला होता है O2, क्लोरीन गैस का होता है Cl2, ब्रोमीन का होता है Br2, आयोडीन का होता है I2, फ्लोरीन का होता है F2, सल्फर का होता है S8, फॉस्फोरस का होता है P4। क्लियर है? तो ये इसके मॉलिक्यूल हैं। ये ऑक्सीजन का अणु है, ये जो देख रहे हो ये ऑक्सीजन का अणु है, ये क्लोरीन का अणु है, ये ब्रोमीन का अणु है, ये आयोडीन का अणु है, ये फ्लोरीन का अणु है, ये सल्फर का अणु है, ये फॉस्फोरस का अणु है, ये हाइड्रोजन का अणु है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये नेचर में रहते हैं, यानी एक अणु में मिनिमम कितने परमाणु रहते हैं ये तुमको देखना है और उसका फॉर्मूला लिख देना है। उसके बाद है कि सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है। देखो एक काम करते हैं, दो चीज़ों की तुमको जरूरत पड़ेगी, है ना, जो याद रखना है। मैंने कुछ एक टेबल बना रखा है, उसको मैं दिखाता हूं तुमको। तो उसमें तुमको एक याद रखना है, परमाणु संख्या। ये एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए हुए हैं, कई पास किए हुए हैं, उन सब में मैंने देखा है कि एक परमाणु संख्या तुमसे पूछी जाएगी, एक सिंबल पूछा जाएगा तुमसे। सिंबल का मतलब होता है प्रतीक, है ना, प्रतीक, किस चीज़ से तुमको दर्शाते हो। उसके बाद पूछा जाएगा तुमसे लैटिन नेम, लैटिन नाम, तुमसे पूछा जाएगा लैटिन नाम। क्लियर है? इसके अलावा तुमसे पूछा जाएगा, पूछा नहीं जाएगा, तुमको जरूरत पड़ेगी किस चीज़ की? परमाणु भार की। क्या निकालने के लिए? मोल निकालने के लिए। मोल और मोल से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनको निकालने के लिए तुमको जरूरत पड़ेगी परमाणु भार की। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या चीज़ हो जाएगा? सोडियम। इस तरह का कोई चीज़ नहीं होता, क्योंकि जब भी सिंबल होगा तो केवल पहला लेटर बड़ा होगा, बाकी जितने भी लेटर होंगे वो स्मॉल होंगे। ठीक है? SD कुछ भी नहीं होता, SO कुछ भी नहीं होता। ठीक है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? Na। देखो नाम है सोडियम, सोडियम, ठीक है, लेकिन इसका सिंबल है Na। क्यों है इसका सिंबल? तो लैटिन नेम की वजह से, जो एग्जाम में पूछा जाता है। सोडियम का जो लैटिन नेम होता है वो होता है नेट्रियम। सोडियम को लैटिन भाषा में हम लोग बोलते हैं, लैटिन कहाँ बोला जाएगा? साउथ अमेरिका और मिडिल अमेरिका में नेट्रियम बोलते हैं, और नेट्रियम का पहला 2 लेटर यही सोडियम का सिंबल होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? देखो अब यहीं पर आ गए, है ना। फिर तुमको बताना है क्वेश्चन में कि किसका भार सबसे अधिक होता है, और भार निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है मोल निकाल लो, मोल निकाल लो। और मोल के लिए तुमको परमाणु भार की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, परमाणु भार की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो एक बार के लिए चलो मैं पहले इसका आंसर मैं बता देता हूं, फिर हम लोग एक टेबल पर आएंगे। सुक्रोज, सुक्रोज का क्या फॉर्मूला होता है? सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22 और O11, यही फॉर्मूला होता है। चलो इसका भार निकालो, क्योंकि हमको पता है कि हम लोग भार तभी निकाल सकते हैं जब हम लोग मोल, जो भी मोल दिया हुआ है उसको क्या कर दें, तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं परमाणु भार से या अणु भार से, अणु भार से, है ना। हम किसी भी पदार्थ का भार तभी निकाल सकते हैं जब हम दिए हुए सब्सटेंस के, पदार्थ के मोल को अणुभार से मल्टीप्लाई कर दें। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं कि ये C12 है, H22 है और O11 है। भार निकालना शुरू कर दो। देखो ऑक्सीजन यहाँ 11 है, तो 11 और गुना 1 ऑक्सीजन का वजन होता है 16 यूनिट। यहाँ हाइड्रोजन क्या है? 22 है, और 1 हाइड्रोजन का वजन होता है 1 यूनिट। यहाँ कार्बन क्या है? 12 है, और 1 कार्बन का वजन होता है क्या? 12 यूनिट। टोटल मिला करके हो जाएगा 144 प्लस 22 प्लस 16 को 11 से करोगे तो 176। ठीक है,
ये मिलाकर के 342 होना चाहिए। 6 2 8 और 4 12 के 2 हासिल की 1, 7 2 9 9 4 13, 1 14 के 4 हासिल की 1 1 और 1 2 और ये 342 342 यूनिट। ठीक है, ये हो गया इसका परमाणु भार। तो इसने मोल दिया हुआ है 0.2, दिख रहे हो ना सुक्रोज का कितना मोल है, 0.2 है। तो 0.2 को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 342 से, 342 से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, यही होगा। और एक अंक बाद डेसिमल है तो ये लो एक अंक बाद दशमलव, तो इसका वजन टोटल हो जाएगा 68.4। यानी कि यदि मेरे पास 0.2 मोल सुक्रोज शुगर चीनी रहेगा तो इसका वजन क्या चीज हो जाएगा, इसका वजन हो जाएगा 68.4 ग्राम। कंफर्म है। चलो आगे आते हैं। अगला है अपना CO2 का 2 मोल है। अब गौर करो जरा, 2 मोल है तो मोल की जगह 2 लिख दो। CO2 का भार हम लोग निकाल लेते हैं। एक कार्बन का वजन हो गया 12 यूनिट, एक ऑक्सीजन का वजन हो गया 16 यूनिट, यहाँ पर ऑक्सीजन है 2, ये हो गया कितना, तो 12 और प्लस 16 दूनी 32 इज इक्वल टू 44 यूनिट। तो यहाँ पर रख दोगे अनुभार की जगह तुम लोग 44 यूनिट, टोटल मिला करके हो जाएगा 44 दूनी 88 ग्राम। क्लियर है। तो 2 मोल CO2 का वजन कितना होगा, 88 ग्राम। 100 ग्राम भी पूरा नहीं हुआ, सो सैड। आ जाओगे तीसरा है CaCO3 का 2 मोल है। CaCO3 का 2 मोल है तो देख लो भाई, 2 मोल है तो 2 लिखिए, 2 मल्टीप्लाई बाय CaCO3, एक कैल्शियम 40 ग्राम, एक कार्बन 12 ग्राम, 3 ऑक्सीजन तो 16 3 48 ग्राम, कुल मिला के कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 40 10 50 50 और 8 और 2 10 50 10 60 और 100 100 ग्राम। 100 ग्राम तो 2 और इंटू 100 ग्राम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 ग्राम। ये हो जाएगा यहाँ पर 200 ग्राम। ठीक है, तो CaCO3 का वजन कितना हो गया, ये हो गया 200 ग्राम। आ जाओगे चौथे पर। चौथा है वाटर के 10 मोल है तो पहले ही तुम यहाँ पर 10 लिख दो। वाटर का वजन वैसे तो जानते ही होगे, 2 हाइड्रोजन का होता है 2 यूनिट, एक हाइड्रोजन का 1 यूनिट, तो 2 हाइड्रोजन का 2 यूनिट, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो टोटल हो गया 18 और कुल मिला के यहाँ हो जाएगा 18। इसका मतलब हो जाएगा इसका वजन 180। तो ऑक्सीजन यानी वाटर मॉलिक्यूल का टोटल वजन हो गया 180। तो सबसे ज्यादा तुमको किसका दिख रहा है, इसका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या चीज हो जाएगा, C। द 2 मोल ऑफ CaCO3 हैज द हाईएस्ट वेट। ठीक है, अब चलो आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नहीं है, टेबल है, देख लो इसको। देखो ये है टेबल, है ना। इस टेबल में जो पहला है वो है परमाणु क्रमांक, ये भी बहुत जरूरी है। तत्व का नाम, ये है संकेत और ये है द्रव्यमान। यहाँ पर कुछ यूजेज है या कुछ विशेष चीज है इसके बारे में, या कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है स्पेशली, तो मैं उसके बारे में यहाँ पर बता दूंगा। बाकी यहाँ पर मैंने सारे नहीं लिए, तुमने गौर किया होगा 1 और 2 तो है, फिर 3 4 5 है ही नहीं, है ना। टोटल मिला करके 20 या 22 के करीब में है, जिसका तुम्हें याद रखना है। ठीक है, नंबर वाइज याद रखना है कि कौन कौन सा परमाणु नंबर है। तो चलो सबसे पहला आते हैं परमाणु, 1 नंबर परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है हाइड्रोजन का। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जितना परमाणु क्रमांक है इसका मतलब उस एटम में उतना ही प्रोटॉन है, उस एटम में उतना ही क्या है, प्रोटॉन है। क्लियर है। तो तत्व का नाम है पहला, पहले नंबर पर है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का जो पहला वाला लेटर होता है यही इसका सिंबल होता है, तो ये हो गया हाइड्रोजन। और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 1.008, यानी कि हम लोग रफली लेते हैं 1 यूनिट। हाइड्रोजन ध्यान रखना ये सबसे हल्की गैस है, सबसे हल्की गैस है, वायुमंडल में मिलने वाले सबसे हल्की गैस है। और इसका यूज हम लोग ईंधन के तौर पर भी करते हैं। आजकल तुम यदि न्यूज़ पढ़ते होगे, यूट्यूब देखते होगे, तो बहुत सारे न्यूज़ आते हैं कि हाइड्रोजन के इंजन बनने शुरू हो गए हैं। वो नितिन गडकरी ने बहुत सारे इंजन का उद्घाटन किया है, प्लांट का उद्घाटन किया है ना। तो आज भी ये तो गाड़ियों में हो रही है, लेकिन रॉकेट में बहुत पहले से इस इंजन का यूज होता आ रहा है ना। रॉकेट में बहुत पहले से इस ईंधन का यूज होता आ रहा है। दूसरा है कि लिथियम जानते ही हो, आजकल मैंने, हालांकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन लिथियम आयन बैटरी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है। तो लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए इसका यूज होता है ना, बैटरी बनाने के लिए। लिथियम का पहला 2 लेटर यही इसका सिंबल होगा, और इसका वजन कितना हो जाएगा, 7 यूनिट। एक एटम का वजन है ये, वो कितना है, 7 यूनिट है। क्लियर है। यदि 1 मोल की बात करता तो 1 मोल का वजन हो जाता 7 ग्राम।
7 ग्राम। देखो एक एटम का पूछे तो 7 AMU, 7 AMU या फिर EU। क्लियर है? लेकिन यदि एक मोल का पूछता, 1 मोल का, तो ये हो जाता 7 ग्राम। ठीक है, चलो छठा नंबर है कार्बन। कार्बन का पहला लेटर C इसका सिंबल होता है और वजन होता है 12। ये दुनिया का सबसे वर्सटाइल एलिमेंट है, हर जगह मिलेगा, चाहे तुम कपड़ा पहन रहे हो, प्लास्टिक हो, लकड़ी हो, तुम्हारा शरीर हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, फैट्स हो, सब में कार्बन रहता है। कपड़ा पहन रहे हो उसमें कार्बन है, ठीक है, बाल है उसमें कार्बन है, हाँ, लकड़ी है कार्बन है, प्लास्टिक है कार्बन है। ऐसा क्या चीज़ है जहाँ कार्बन नहीं है? हवा है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कार्बन है। तो ये सबसे वर्सटाइल है ना, सभी फॉर्म में ये मिलता है, सॉलिड लिक्विड गैस सब फॉर्म में ये मिल सकता है। उसके बाद आ जाओगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का पहला लेटर है N, यही इसका सिंबल होता है और इसका एटॉमिक वजन होता है 14। इसी को हम लोग बल्ब में भरते हैं। ये बहुत कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव गैस है, बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव होते हैं, यही वजह है कि इसको बल्ब में हम लोग भरते हैं। क्लियर है? उसके बाद आ जाओगे ऑक्सीजन। अच्छा हाँ, हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, ये तो तुमको पता होगा, है ना। अच्छा एक चीज़ बताओ, कभी तुमने सोचा है कि ये 78%, जबकि हम नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, पेड़ पौधे ही यूज करते हैं, हमको ज़्यादा यूज है ऑक्सीजन का, और फिर भी 78% एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है। कोई इसका यूज है? यूज है? सोचना और फिर कभी बताना, किसी क्लास में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। चलो नेक्स्ट आते हैं, 8वें नंबर पर है, 8वां ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का पहला लेटर O ही इसका सिंबल है और इसका जो होता है वो 16 परमाणु भार होता है, और बाकी चीज़ें तुम इसके बारे में जानते हो, बहुत ज़्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फ्लोरीन 9वां नंबर आता है। फ्लोरीन ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है, फिर भी मैंने यहाँ लिखा है, कारण है इसका। फ्लोरीन F पहला लेटर जो है ये इसका सिंबल है। 19 इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा, यानी जो भी वजन है उसके डबल में +1 कर दो, ठीक है, या तो +1 कर दो, वही सब, ये 20 तक यही चलता रहता है, ठीक है। यानी या तो एटॉमिक नंबर का डबल उसका वजन होगा, जैसे कि 1 है तो 1 के बराबर है। लिथियम का क्या हो जाएगा? तो 2 दूनी 4, लिथियम का 2 नहीं होता यार, यहाँ 3 होता है। लिथियम का क्या होता है? 3, ठीक है। लिथियम का हो जाएगा 3 दूनी 6 और +1, है ना। ये क्या हो जाएगा? डबल और +1। यहाँ हो जाएगा कार्बन का 6 है तो 12, नाइट्रोजन का 7 है तो 14, ऑक्सीजन का 8 है तो 16, इसका क्या हो जाएगा? 9 9 18 और 1 19, है ना। तो ऐसे ही 20 तक, बस 20 तक, इससे ज़्यादा नहीं काम आएगा तुम्हारे। चलो देखो, फ्लोरीन जो है ना वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, दुनिया का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी वैद्युत ऋणात्मक एलिमेंट जो है वो क्या है? फ्लोरीन है। इसका मतलब है यदि फ्लोरीन सोडियम के साथ रिएक्शन करे या चाहे ऑक्सीजन जैसे के साथ रिएक्शन करे, ये हर बार क्या करेगा? सामने वाले का इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। इसमें इतना पावर है, इसको बाहुबली कह लो, इस साम्राज्य का ये बाहुबली है ना। इससे कोई इलेक्ट्रॉन छीन नहीं सकता, लेकिन ये इन दुनिया में जितने भी 92 एलिमेंट है, ये सबसे ये इलेक्ट्रॉन को छीन सकता है, इतनी पावर है इसके पास। क्लियर है? चलो 11 आ जाओगे, सोडियम। जानते हो सबसे मोस्ट कॉमन एलिमेंट जो रिएक्शन में पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो है सोडियम, ठीक है। सोडियम का मैंने बता ही दिया है, इसका लैटिन नेम होता है, सोडियम का लैटिन नेम होता है नेट्रियम, है ना, नेट्रियम। इसी का जो पहला 2 लेटर है वही इसका यूज किया जाता है इसमें, ठीक है, सिंबल में, और इसका वजन हो जाएगा इसके डबल का, क्या 1 ज़्यादा 23। क्लियर? सोडियम का सोडियम आयन बैटरी भी आजकल हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सोडियम आयन बैटरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना में हालांकि निकल भी गया है, और चाइना में कुछ बसों में ये यूज भी होता है, लेकिन इंडिया में अभी तक ये आया नहीं है, ठीक है। रिलायंस ने हालांकि एक कंपनी का वो किया है, अधिग्रहण किया है, खरीद लिया एक कंपनी को जो ये बैटरीज बनाती है। 12 है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का पहला और तीसरा लेटर यही इसका सिंबल होता है, इसका ठीक डबल इसका क्या चीज़ हो जाएगा? परमाणु भार हो जाएगा। यदि मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो देखो, जितने भी पटाखे फोड़ते हो ना, पटाखे, इनमें बहुत सारे पटाखे होते हैं जिसमें सिल्वर लाइट लाने के लिए, सिल्वर टाइप के लाइट लाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, मैग्नीशियम का यूज करते हैं, क्योंकि ये सिल्वरी वाइट कलर का जलता है, तो सिल्वरी वाइट का इस तरह से वो लाइट देता है, ठीक है। नेक्स्ट 13 नंबर है एल्यूमिनियम। 13 नंबर है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का पहला और दूसरा लेटर यानी Al इसका सिंबल होता है, और 27 यानी वजन के डबल का, परमाणु भार के डबल का 1 ज़्यादा इसका क्या होता है? वजन होता है। एल्यूमिनियम जानते ही हो, सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम का यूज वायर,
बर्तन, ये सब बनाने के लिए होता है। लेकिन मैं तुमको बताता चलूँ कि ये जो बर्तन खाते हो ना एल्यूमिनियम का भाई, कुकर, देगची वगैरह, हांडी वगैरह, सब महा घटिया चीज़ होता है, बहुत नुकसान करता है। एल्यूमिनियम बहुत जल्दी ऑक्साइड फॉर्म करता है, बहुत रिएक्टिव है, बहुत जल्दी ऑक्साइड फॉर्म करता है और वो जहरीला होता है। कोशिश करो इन सब का यूज कम से कम करने की। आ जाएंगे हम लोग 14 नंबर पे। 14वां नंबर होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन से भी कम ही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, वो तुमको मैं बता देता हूँ। सिलिकॉन का वजन होता है 28। सिलिकॉन यूज होता है, तुमने सोलर पैनल सुना है, सोलर पैनल है ना, तो इस सोलर पैनल में देखना छोटी छोटी बैटरियां लगी होती है ना। ये पैनल है, इस पैनल में बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे सेल्स बने होते हैं। इन सेल का यूज क्या हो, बैटरी चार्ज करने में किया जाता है। तो ये जो सेल बने होते हैं, ये बने होते हैं सिलिकॉन के। और सिलिकॉन एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट का पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर। ये फुल्ली कंडक्टर नहीं होते हैं, जब तक इसको हीट ना मिले अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देते हैं। इसलिए सोलर पैनल पर जब धूप पड़ती है तभी इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। क्लियर। 15वां नंबर है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का पहला लेटर जो P है, यही इसका सिंबल है। इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा, तो इसके डबल में एक ज़्यादा कर दो, 2 30 और 1 31, ठीक है। तो ये इसका वजन है। फॉस्फोरस का हड्डी और दांत में महत्वपूर्ण रोल होता है। हड्डी और दांत में ये महत्वपूर्ण संघटक है, ठीक है। इसके बिना हड्डी दांत बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं बनाए जा सकते हैं। दूसरी बात है, जो तुम रोड पर चलते होगे, देखे होगे कि रोड का पार्टीशन ना एक वाइट कलर की पट्टी से होता है। ये वाइट कलर की पट्टी होती है। और ये ही क्यों चूज किया जाता है, क्योंकि फॉस्फोरस, ये वाइट फॉस्फोरस होती है, जो पट्टी बनती है ना, ये वाइट फॉस्फोरस की होती है। दिन के समय में ये सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करता है, और लाइट रात में जब अंधेरा हो जाएगा ना, तो ये चमकने लगेगा, सूरज की रोशनी को क्या करेगा, निकालेगा, और ये पट्टी चमकने लगेगी। क्लियर। यही वजह है कि हम लोग इसका यूज करते हैं। बाकी माचिस में भी तुम लोग यूज करते हो। माचिस में क्या होता है, रेड फॉस्फोरस का यूज होता है। माचिस की तिल्ली होती है ना, उसमें जो जलने वाला चीज होता है वो यही होता है। क्लियर है। 16 नंबर आ जाओगे। 16 नंबर है सल्फर, गंधक। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्या, गंधक, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है क्या, S, ठीक है। एकदम बारूद की तरह, बारूद बनाने में भी इसका यूज होता है, और एकदम गंदा सा महकता है, ठीक है, सड़े हुए अंडे की तरह। इसका वजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का बड़ा भाई है, 16 दूनी 32, ठीक है, ठीक, डबल कर दो। उसके बाद आ जाओगे क्लोरीन। 17 नंबर है अपना क्लोरीन। तो क्लोरीन का वजन, वो सिंबल होता है पहला और तीसरा लेटर, Cl जो हो जाएगा इसका सिंबल हो जाएगा। और इसका वजन देखो, एवरेज वजन लिया जाता है। सिंबल क्लोरीन जो है ना, वो 2 तरीके के मिलते हैं। एक का वजन 35 होता है, एक का वजन 37 होता है। दोनों का जब एवरेज निकालते हैं ना, तो ये आता है 35.5, ठीक है। क्लोरीन जानते ही हो, नमक बनाने में सबसे ज़्यादा ये यूज होता है। पानी को साफ़ करने के लिए क्लोरीन की गोलियों का यूज होता है, पानी को साफ़ करने के लिए, ठीक है, इसका यूज होता है। फिर कई जगह डिटेंगलिंग करने में, कलर हटाने में भी क्लोरीन का यूज होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओगे 19 नंबर। 19 नंबर होता है पोटेशियम। पोटेशियम जानते ही हो, हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब पोटेशियम में कहीं पर के नहीं है, लेकिन इसका क्या चीज़ है, के नाम है। तो ये के नाम आया है इसके लैटिन नाम से। लैटिन में इस पोटेशियम को हम लोग बोलते हैं कैलियम, इसीलिए पहला लेटर जो के है वही इसका सिंबल बन गया। इसका वजन हो जाएगा डबल, एटॉमिक नंबर का डबल से +1 कर दूँ, है ना, 19 दूनी 38 और 1 39। पोटेशियम हमारे दांत में भी रहते हैं, हड्डियों में भी रहते हैं। क्या बोलते हो, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी पोटेशियम का बहुत बड़ा रोल है। क्लियर है। तो इन सब काम में ये यूज होता है। बाकी नेचुरली भी हम लोग बहुत सारा यूज करते हैं, मतलब इंडस्ट्रियली भी बहुत सारा यूज करते हैं। कैल्शियम जानते ही हो, दांत, हड्डी, इसके बिना बन नहीं सकते। 20 नंबर हो गया कैल्शियम। कैल्शियम के बारे में जानते ही हो, ये हमारे दांतों और हड्डियों के लिए बहुत यूजफुल होता है। एटॉमिक वजन कितना हो जाएगा, नंबर का ठीक डबल हो जाएगा, ठीक है। तो मेनली इस कैल्शियम का यही यूज होता है। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए तुमने देखा होगा, बहुत सारी मूर्तियाँ बनती है इससे, है ना, प्लेटें वगैरह सब बनाए जाते हैं, और घरों में डिज़ाइन किया जाता है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी क्या होता है, कैल्शियम ही होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में, जिप्सम में, है ना, जिसका रूफ सीलिंग करते हो, उसमें कैल्शियम मिलता है। उसके बाद आते हैं हम लोग 26 नंबर। 26 नंबर होता है आयरन, ठीक है। आयरन का नाम हम लोग लैटिन में यूज करते हैं फेरम, ठीक है। इसी का पहला 2 लेटर जो होता है वो क्या चीज़ होता है, Fe होता है। और ये 55.8 इसका क्या है। अब यहाँ पर डबल वाला लॉजिक नहीं काम करेगा, ठीक है, 26 दूनी 52 और वो सब काम नहीं करेगा। इसके बाद वालों के ऊपर ये सब यूज नहीं होता है। तो ये चीज़ याद रखना। आयरन को मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ब्लड में हीमोग्लोबिन जो है वो आयरन का बनता है। रॉड, सरिये और बहुत सारी स्टील वगैरह सब वो आयरन के बनते हैं। क्लियर है ना। फिर है 29 आ जाता है कॉपर। कॉपर के वायर बनाते हो, जानते ही हो। अच्छा, एक चीज़ और कि इस कॉपर को भी हम लोग लैटिन नेम यूज करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूप्रम।
क्या बोलते हैं, क्यूप्रम। तो पहला जो 2 लेटर है वही इसका सिंबल है। इसका वजन हो जाएगा 63.5। और इसके तो जानते हो वायर से लेकर के, बर्तन से लेकर के, और बहुत सारे अलॉय, कांसा, है ना, ताम, क्या बोलते हो, रांगा, ये सब बनाने के लिए, यानी ब्रास और क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज, ये सब बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद है 30 नंबर आ जाओगे, जिंक। अब देखो यार, जिंक में भी जेड और एन है, ठीक है। फिर भी मजेदार बात यह है कि साइंटिस्ट बोलते हैं कि इसका नाम हम लोगों ने लिया है जिंकम से। जिंकम लैटिन नेम है, तो यहाँ भी जेड और एन है, और इसी से ये बना है जेड एन। अब मुझे समझ में नहीं आया कि जब जिंक से ये ले सकते थे भाई, होगा स्टाइल, होगा अपना ना भाई, इतना आसान काम हम लोग नहीं करते हैं, थोड़ा टफ होना चाहिए। इसका वजन होता है 65, ठीक है ना। और जिंक का यूज भी बहुत जगह होता है। देखो गैल्वेनाइजेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, गैल्वेनाइजेशन में जिंक का यूज होता है, ठीक है। बहुत जगह पर बर्तनों के ऊपर पॉलिश करने के लिए इसका यूज होता है, बर्तन बनाने के लिए भी जिंक के यूज होते हैं। कई पर विरंजक की तरह यूज होता है, विरंजक मतलब कलर उड़ाने वाले मटेरियल में इसका यूज होता है, ठीक है। ऐसे और भी कई इसके मतलब यूजेज हैं। स्टील वगैरह में भी जिंक का यूज किया जा सकता है। तो ये जो है ना, कुल इतना यदि तुम लोग याद कर लोगे तो समझो बहुत हो गया, बहुत हो गया। और इनमें भी ये आयरन और ये इन सब का वजन नहीं पूछता है एग्जाम में, इन सब का वजन नहीं पूछा जाता है। 2-3 और भी हैं जिसके बारे में तुम जान सकते हो, जैसे कि 35 नंबर है। 35 नंबर ब्रोमीन होता है। ब्रोमीन का जो 2 लेटर है वही इसका सिंबल होगा। 80 वजन होगा, वजन की तुमको ज़्यादा जरूरत नहीं होती है। ब्रोमीन जो है ना, वो इकलौता, देखो दुनिया में 2 ही ऐसे तत्व हैं, 2 ही तत्व हैं जो रहते हैं लिक्विड स्टेट में, जो रहते हैं लिक्विड स्टेट में। यदि मेटल की बात करो, यानी धातु की बात करो, तो धातु में मरकरी जो है वो लिक्विड स्टेट में रहता है। लेकिन जब हम अधातु की बात करते हैं, जो धातु नहीं होता, उसमें ब्रोमीन इकलौता है जो लिक्विड स्टेट में रहता है। यानी लिक्विड स्टेट में धातु में मरकरी और अधातु में ब्रोमीन ही मिलते हैं, है ना। मेटल में मरकरी एंड नॉन मेटल में ब्रोमीन। क्लियर है। उसके अलावा है कि सिल्वर। तो सिल्वर का हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, और सिल्वर का एजी आया है अर्जेंटम से। अर्जेंटम, है ना, अर्जेंटीना देश जो है तो वो नहीं है रे, लेकिन ये अर्जेंटम से आया है ना। चलो, तो ये है वजन इसका। सिल्वर का जानते ही हो, जो मैंने अभी सोलर पैनल बताया था, तो सोलर पैनल में ये बैटरियाँ बहुत छोटी छोटी होती हैं, बहुत छोटी छोटी बैटरियां होती है, और ये बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। इसीलिए हम इसको सिल्वर वायर से जोड़ते हैं, क्योंकि सिल्वर वायर सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है, ठीक है। धातुओं में सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है? सिल्वर वायर। अब नॉर्मल वायर इसीलिए नहीं बनाते हैं ना कि अगले दिन मिलेगा ही नहीं तुमको। नेक्स्ट, ऑर्नामेंट वगैरह सब बनाते ही हो, जानते ही हो तुम लोग। सिल्वर पॉलिश के बहुत सारे वो बर्तन वगैरह सब बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं टिन पर। टिन की चादरें वगैरह सब तुमने सुनी होंगी। तो टिन का जो नाम होता है SN, वो आता है स्टेनम से। क्या है? स्टेनम। तो इसका जो होगा वो S और ये N, यही इसका सिंबल होता है। आयोडीन जानते ही हो, हम लोग जो खाते हैं ना, बॉर्डर पर 4 होता है, आयोडीन आयोडीन आयोडीन, I सिंबल है इसका, ठीक है। समुद्र में बहुत ज़्यादा मिलता है। उसके अलावा है लीड। अब ये लीड जो है ना, हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं शीशा, बट मैं पहले भी बता चुका हूँ, दिस इज नॉट शीशा। शीशा नहीं है, ये कांच नहीं है, ये क्या शीशा है ना, लीड। इसका भी जो सिंबल है वो PB है, प्लम बम की वजह से इसको हम लोग यूज करते हैं, प्लम बम, P और B, यही इसका सिंबल है ना। शीशे का यूज बैटरी बनाने में होता है। बैटरी के अंदर जो भी पोर्शन तुम लोग देख रहे हो ना, दिखता तो है नहीं, लीड एसिड बैटरी, है ना। इस लीड एसिड बैटरी में लीड का ही सारा स्ट्रक्चर बनाया जाता है। क्लियर है। उसके अलावा यूरेनियम जानते ही हो तुम लोग, ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए भी यूरेनियम का यूज होता है, और न्यूक्लियर रिएक्टर में भी इसका यूज होता है, ठीक है। रिएक्टर में एनर्जी यानी फ्यूल की तरह इसका यूज होता है, ईंधन की तरह इसका यूज होता है। सिंबल हो गया यू। ये 238 और 235 दोनों में आता है ना। वजन इसका 235 वाला, इंडिया में सबसे ज़्यादा 235 वाला मिलता है, और जो सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है 238 वाला होता है। क्लियर। तो आज के सेशन में हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें की है। अभी जो मैंने टेबल बताया है वो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, तुम्हें इसको बिल्कुल याद करना चाहिए। और मोल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो बिल्कुल अपने दिमाग में रखो। इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को, मैं जब भी किसी एग्जाम में बैठता हूँ ना, साइंस के हार्डली ही ऐसा कोई एग्जाम होगा में साइंस का मैंने एक भी क्वेश्चन छोड़ा होगा, ठीक है। और इसी के बलबूते मतलब मार्क्स लाने में तुमको बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो इसको तुम्हें बिल्कुल याद रखना चाहिए। और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लो, ताकि सारे नोटिफिकेशन तुम तक पहुंच जाए। शेयर कर देना अपने दोस्तों में, और यदि वीडियो तुमको अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक करके ही जाना, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।